पाटिल सर की पाठशाला। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है ऋषिकेश पाटिल और आप देख रहे हैं पाटिल सर की पाठशाला। तो इस पाठशाला में हम साइंस का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, समझेंगे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन और क्या होता है केमिकल इक्वेशन। इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजों या हमारे आसपास हो रहे बदलाव के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो भी दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बदलाव होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई एक कारण होगा। उसी कारण वो क्या हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। तो क्या कारण है, कैसे वो बदलाव होते हैं, इन सब के बारे में हम पहले समझेंगे। तो हमारे आसपास जो भी बदलाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। यानी एक होता है भौतिक बदलाव और एक होता है रासायनिक बदलाव, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब केमिकल चेंज किसको कहेंगे और फिजिकल चेंज किसको कहेंगे, हम इसको पहले समझेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, तो मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दो अलग अलग बदलाव है। तो पहले हम समझेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं कि कोई भी वस्तु अपने को बदलती है या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को चेंज करता है, वो अपने स्टेट को बदल रहा है, यानी अपने रूप को बदल रहा है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं बदल रहा है, उसको कहेंगे हम फिजिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को आइस में कन्वर्ट करना या वाटर का आइस में कन्वर्ट होना एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर ने अपनी स्टेट को चेंज किया है। पहले लिक्विड फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ। जिस प्रकार से वाटर जो है हमारे डेली लाइफ में लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई देता है, लेकिन वैसे ही वो कभी आइस में चेंज हो, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, लेकिन वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो एज इट इज रहेगी। उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। और वही ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव जिसमें वस्तु अपनी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर लेता है या प्रॉपर्टीज भी उसकी बदल जाती है, उसको कहते हैं हम केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने कोई कागज है, उसको जलाते हैं तो कागज जलकर राख बन जाता है, तो उसने अपनी प्रॉपर्टीज भी चेंज करी और अपनी स्टेट भी चेंज करी। तो ऐसे चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज। अब इस केमिकल चेंज के पीछे कोई रीजन है, कुछ ना कुछ होता होगा, तभी तो केमिकल चेंज हो रहा है। तो इसके पीछे होती है केमिकल रिएक्शन। यानी हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं, केमिकल चेंज जो भी हो रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको हम समझेंगे। देखिए, कोई भी चेंज आता है केमिकली, तो उसमें एलिमेंट्स, एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट्स है, तत्व है, वो अपने आप से या किसी दूसरे तत्व से या दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन का मतलब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं या अपने आप को दो पार्ट्स में या उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसी बदलाव में, ऐसे जब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उसमें वो अपने आप को नए फॉर्म में बना लेते हैं, नए कंपाउंड में तैयार करते हैं, जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा हम देखते हैं वाटर। तो ये हमारे आसपास जैसे एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, दोनों रिएक्शन करते हैं, तो ये नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसको आज हम डेली लाइफ में वाटर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है H2O। जैसे ये हाइड्रोजन है, H2 फॉर्म में हमें दिखाई देता है और ऑक्सीजन O2 फॉर्म में दिखाई देता है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो H2O फॉर्म होता है। अब इसको हम बैलेंस करना पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे या यहाँ हाफ कर देंगे, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, इसी रिएक्शन को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। When 2 or more than 2 elements react with each other and form a product, this complete process is known as chemical reaction। कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, केमिकल
रिएक्शन। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब केमिकल रिएक्शन तो हमने सीख ली क्या होता है, हमें पता भी है केमिकल रिएक्शन क्या है, लेकिन यदि हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, किसी को बताना है कि भाई ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और H2O फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको लिए हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लिखते हैं किसी भी रिएक्शन को, उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी हम रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को एक इक्वेशन के फॉर्म में, इसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल के द्वारा उसको शो करते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, और प्लस के साइन के द्वारा हम उनकी रिएक्शन को शो करते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर जो भी प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होता है उसको हम उसके सिंबल्स के द्वारा उसको शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन को शो किया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो सिंबल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H सिंबल पे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहती है, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहती है, H2 फॉर्म में। इसलिए यहाँ पर मैंने H2 प्लस का साइन दिखाया है। प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। और ये जो एरो है, ये एरो शो कर रहा है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये इधर रिएक्शन हो रहा है और इधर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये जो कंप्लीट मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। आप सबको क्लियर है केमिकल इक्वेशन क्या है? पहले हमने समझा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, उसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। क्लियर है आप सभी को? अब केमिकल इक्वेशन तो हमने लिखना सीख ली, लेकिन वहां एक कंडीशन है जिसके कारण हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस का मतलब यह है कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एक लॉ काम करता है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना मास को हम नया बना सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मास जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। यानी यहां पर जितना मास था उतना ही मास इधर भी होना चाहिए। और मास कब बैलेंस होगा? जब एटम्स बैलेंस हो गए, क्योंकि एटम्स ही मास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल के या उस एलिमेंट के जितने इधर हैं उतने ही इधर भी होना चाहिए। तो यहां देखिए मैंने इसको बैलेंस किया था। जैसे हाइड्रोजन के यहां कितने एटम्स थे? पहले 2, और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स थे। अब जब हमने फॉर्म किया प्रोडक्ट, तो हाइड्रोजन के 2 एटम थे लेकिन ऑक्सीजन का एक ही एटम था। तो उसको मैंने क्या किया? बैलेंस किया। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। तो इधर भी 4 करने के लिए मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, हाइड्रोजन के भी एटम 2 4 हो गए और ऑक्सीजन के भी एटम 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए। तो इस प्रकार से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो अभी मैं लिखता हूं एक केमिकल इक्वेशन, फिर उसके बाद हम बैलेंस करना सीख। चलिए, अब हमने एक इक्वेशन लिख ली है, एक केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख ली है। पहले तो हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। यहां देखिए Fe मतलब होता है आयरन, फेरस। Fe का यहां पर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट है। यहां कितने एलिमेंट है? इधर रिएक्टेंट साइड एक एलिमेंट है, उसके अलावा कोई नहीं है। प्रोडक्ट साइड में Fe यानी फेरस की यहां पर 3 लिखा है। जितना नीचे लिखा होता है उतने क्या होते हैं? एलिमेंट या एटम होते हैं। ठीक है, तो Fe के कितने एटम है? यहाँ पर 3। यहाँ कितने एटम है? 1, यानी बैलेंस नहीं है। ये केमिकल रिएक्शन क्या है या इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब बैलेंस कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें ये जो लिखे हुए हैं कंपाउंड्स या एलिमेंट, उनमें कोई बदलाव नहीं करना। यानी हम नीचे यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते कि यहाँ 3 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ उस कंपाउंड या एलिमेंट के आगे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 2 का मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन यहां इस कंपाउंड के ना तो एटम्स को चेंज कर सकते हैं, ना ही एटम्स को बढ़ा सकते या घटा सकते हैं। जितना है जैसा है कंपाउंड या मॉलिक्यूल वैसा की वैसा रहेगा। अब हमें देखना है सबसे पहले इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा, तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे बैलेंस करना है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा एटम्स कौन से कंपाउंड में है आपको उसको फाइंड करना है। ये जनरली इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहां पर देखिए इस वाले जगह पर इस टर्म में F ही अकेला है, यानी एक ही एटम है। यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब देखना यहां पर एक चीज और बता दूं जिनको नहीं पता है, कैपिटल लेटर में जो लिखा होता है वही एक एलिमेंट है, ठीक है। स्मॉल लेटर में यदि लिखा है तो वो उसके साथ में ही जुड़ा हुआ है, उस एलिमेंट का ही नाम है वो, कैपिटल लेटर वाला ही एक एलिमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल Na यदि आपका लिखा है तो ऐसा नहीं कि Na अलग है और A अलग है। Na का मतलब होता है सोडियम, तो कैपिटल लेटर में N लिखा है और A जो स्मॉल लेटर में इसी का सिंबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग एटम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहां पर देखिए हाइड्रोजन कैपिटल लेटर में लिखा है तो यह H जो है कैपिटल में लिखा है तो ये हाइड्रोजन का एटम है, O भी कैपिटल में लिखा है तो ऑक्सीजन का एटम है। तो यहां इस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहां हम ध्यान दें Fe के नीचे लिखा है 3, ऐसा नहीं कि F अलग है, E अलग है, मैं अभी बता चुका हूं आपको। Fe का मतलब है फेरस, तो एक ही एलिमेंट है। तो Fe के कितने है यहाँ पर एटम है 3, ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, तो ये 3 + 4 इस कंपाउंड में यानी कि 7 एटम है, और यहाँ पर 2 ही एटम है, यानी कि इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम है। यानी इसको सबसे पहले बैलेंस करना है। कोशिश ये करना है कि इसमें हम पहले कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं करें, पहले इसको हम बैलेंस करें। यानी यहां देखिए Fe के कितने एटम है यहाँ पर 3, तो हमें Fe के भी इधर कितना चाहिए 3, तो यहां मैं क्या करूंगा 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो Fe हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया, फेरस हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब यहां ध्यान दे ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, तो इधर भी 4 होने चाहिए, तो यहां मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, हमारे बैलेंस हो गए इधर भी। अब हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो ये 4 यहाँ हमने आगे लिख दिया, नीचे 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 4 × 2 = 8, यानी कि हाइड्रोजन के इस रिएक्टेंट साइड में 8 एटम है। तो प्रोडक्ट साइड में भी क्या होना चाहिए 8 एटम होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी मैं 4 का क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 × 2 = 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा। इस प्रकार से आप आसानी से कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। समझ में आया सबको कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए अब हमने यहाँ पर सेकेंड एक और इक्वेशन ले ली, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो यहां देखिए हाइड्रोजन का एक ही एटम है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर 2 लिखा है ब्रैकेट में, यानी ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन के भी एटम 2 है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में O और H को दोनों को लिखा है 2 में। यानी यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, तो 2 एटम यहाँ हो गए हाइड्रोजन के, 1 एटम यहाँ हो गया, तो टोटल कितने एटम हो गए 3 एटम हो गए। जबकि यहाँ हम देखें तो हाइड्रोजन यही लिखा है H, और कितने एटम है यहाँ पर 2 ही एटम है, इसका मतलब अभी ये बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि कैसे करना है बैलेंस। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, उस कंपाउंड को फाइंड करना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। अभी यहां ध्यान दें हम हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, टोटल हो गए हमारे इस कंपाउंड में 5 एटम। यहां देखें हम Ca कैल्शियम, कैल्शियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 2 + 4 और 1 5, इसमें भी 5 एटम है। यहाँ प्रोडक्ट साइड देखें हम कैल्शियम का 1 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, और यहाँ 3 ऑक्सीजन का ऑलरेडी 3 लिखा है, उसके बाद और 2 लिखा है, तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 2 = 6, यानी कि 6 एटम है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन के 2 8 और कैल्शियम का 1 9 एटम हो गए। और यहाँ पर इसमें देखें तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी 3 एटम है। तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 9 और यहाँ 3 एटम है, यानी सबसे ज्यादा एटम यहाँ पर है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसमें पहले हम कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी नया करें, इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। जनरली इस प्रकार से आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पर देखें तो कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
नाइट्रोजन यहाँ देखिए 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे 2 यहाँ नाइट्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ध्यान दे ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 और ये 1, कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन के एटम है। इधर ध्यान दे हम ऑक्सीजन के अब कितने हो गए, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 जा 6 और ये 2 कितने हो गए, 8 एटम हो गए, यानी इधर 8 तो इधर भी 8 होना चाहिए, इधर कम है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 3 2 जा 6 तो ऑलरेडी है, मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 और ये 6 कितने हो जाएंगे, 8। ऑक्सीजन भी क्या हो गए हमारे, बैलेंस हो गए, कैल्शियम बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बचा है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को फोकस करें तो इधर यहाँ पर 2 और यहाँ 2 एटम्स है, तो टोटल कितने हो गए, 4 एटम। यहाँ ध्यान दे तो 2 2 जा 4, उसके अलावा कोई नहीं, 4 एटम है, यानी हाइड्रोजन भी क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो आसानी से। चलिए अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है। तो मेनली जो 10th क्लास के हमारे बुक में है, उस एनसीईआरटी बुक में हमें मेनली 5 टाइप अलग अलग दिए हुए हैं, कि सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ जो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम पहले समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो नाम से ही थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन क्या होगा। कॉम्बिनेशन बना है कंबाइन से। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, यानी जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 एलिमेंट्स दूसरे कंबाइन हो और एक प्रोडक्ट फॉर्म करें। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म H2O। तो ये जो रिएक्शन है ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल 2 प्रोडक्ट को फॉर्म करे, उस रिएक्शन को क्या कहेगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है डिकम्पोज होना, टूटना, यानी जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है, उस रिएक्शन को कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सिंगल कंपाउंड होगा, वो किसी भी हमारे द्वारा दी गई हीट एनर्जी के द्वारा वो अपने आप को ब्रेक कर लेगा, टूट जाएगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। उसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका भी एक एग्जांपल समझते हैं। तो यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जिसमें ये जो कंपाउंड है ये हीट देने पर अपने आप को ब्रेक कर 3 अलग अलग कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया है। तो ये जो रिएक्शन है इसको कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये जो कंपाउंड है फेरस सल्फेट, ये हीट देने पर ब्रेक हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन अलग अलग 3 कंपाउंड्स में।
तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी सिंगल कंपाउंड डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज्यादा, इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्ड जो है डिस्प्लेस, उस वर्ड से बना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो शब्द है। डिस्प्लेस का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देना, यानी हटा देना। जब कोई रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, भगा देता है, हटा देता है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं, देखिए। चलिए, अब हमने यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल लिख लिया है। अब इस इक्वेशन के द्वारा हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, सिंपल सी भाषा में समझे कि एक पावरफुल व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उसके घर में से भगा दिया, ठीक है, यानी एक पावरफुल व्यक्ति है दूसरा कमजोर व्यक्ति को उसके ही घर में से उसको भगा दे, तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहां पर जो है Fe पावरफुल है, Cu कमजोर है, यानी फेरस इज रिएक्टिव एलिमेंट एंड Cu कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन फेरस। देयरफॉर Fe जो है Cu को क्या करेगा, उसके घर में से रिप्लेस कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा। यानी Fe ने उसके कंपाउंड में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके उसकी जगह बैठ गया और उसको भगा दिया अलग। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे और उसके कंपाउंड में वो जाके नया कंपाउंड बना दे, उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? द रिएक्शन इन विच रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element from its compound. The reaction is known as displacement reaction. Clear है सबको? अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो समझेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसकी एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसका मतलब दो एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, या बोले हम एक दूसरे की कंपाउंड को एक्सचेंज कर लेते हैं। When two elements exchange their compound in the reaction is known as double displacement reaction. अभी हम उसके एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए, यहाँ पर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल लिख लिया है, जिसमें हम समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड में एलिमेंट्स अपने कंपाउंड्स को एक्सचेंज कर ले, जैसे सोडियम इस कंपाउंड में सोडियम और इस कंपाउंड में बेरियम, दोनों अपने अपने कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इट मींस द रिएक्शन इन विच द एलिमेंट्स एक्सचेंज देयर कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कंपाउंड बना लिया और बेरियम ने सल्फेट ग्रुप के साथ क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। यहां देख रहे हो आप, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने कंपाउंड एक्सचेंज कर लिए, या दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया अपने अपने कंपाउंड से, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में यहां देखिए, सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लिया और बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना लिया। तो इसी रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमने चारों रिएक्शन पढ़ ली। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का। तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसकी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को गेन करता है। गेन का मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन वो पाता है। ऐसा एलिमेंट या मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन उसको मिलती है, ऑक्सीजन उसके साथ ऐड होती है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसका उल्टा रिडक्शन है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन लूज होती है, यानी ऑक्सीजन का लॉस होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन उस कंपाउंड से बाहर हो जाती है, चली जाती है, हट जाती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन।
और ये दोनों रिएक्शन यदि एक ही रिएक्शन में हो रही है तो उस पूरी रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। हम तीनों के एक एग्जांपल लिखेंगे और समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए यहां पर हमने दोनों के एक एग्जांपल लिख लिए। जैसे कि यहां पर कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जा रही है हीट देकर, तो यहां पर कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर यहां पर एक रिएक्शन होकर कंपाउंड बन रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि कॉपर ने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या हो रही है, ऐड हो रही है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होके CuO बन रहा है। आ रहा समझ में? वही तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रही है, गेन हो रही है। अब यहां देखे इस जो हमारा कंपाउंड बना था प्रोडक्ट साइड में, उसके हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए हीट देकर, तो कॉपर टूट के अलग हो गया और ये ऑक्सीजन उससे दूर चले गया, यानी ऑक्सीजन का उसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन उसने क्या कर दिए, लूज कर दिया। यानी ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का लूज होना रिडक्शन होता है। और ये दोनों चीजें जिस रिएक्शन में उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है। जैसे कॉपर ने तो ऑक्सीजन लूज किया, लेकिन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो इन दोनों का नाम को मिला के बनाया है रेडॉक्स। इस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमारे आसपास ऑक्सीडेशन रिएक्शन डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होती रहती है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है हमारे आसपास होने वाली चीजों में। तो उनमें से ही कुछ दो टॉपिक है जो आपके 10th की बुक में दिया है, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। अब कोरोजन क्या होता है हम ध्यान से समझेंगे कि जैसे हमने सुना है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल है कोरोजन का। रस्टिंग क्या है, आयरन का जंग लगने को ही हम स्पेशल रस्टिंग कहते हैं, लेकिन सारे मेटल्स में जंग लगने को कहा जाता है कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। यानी कोई भी मेटल में यदि जंग लग रहा है तो उसको हम कहेंगे कोरोजन। यानी मेटल क्या होता है कि उसके सराउंडिंग में जो मॉइस्चर या कुछ भी एसिड वगैरह प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है और उसके ऊपर अपने ही ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। यानी वो कोरोड हो जाता है। मेटल क्या होता है, कोरोड हो जाता है ऑक्सीडेशन होने के बाद, यानी उसमें जंग लग जाता है। तो उसी पूरी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। जैसे आपने देखा भी होगा कि चांदी जो होती है उसमें भी कोरोजन होता है। आपने देखा होगा समय के साथ धीरे 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 चांदी भी हल्की हल्की पीली पड़ने लग जाती है या हल्की सी काली हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं जंग लगना, या कोरोजन कहेंगे उसका भी। सिल्वर का कोरोजन, गोल्ड में कोरोजन नहीं होता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो, इसलिए उसमें कोरोजन नहीं होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक एग्जांपल है कोरोजन का। कोरोजन समझ में आया सबको कि कोरोजन क्या है, कि कोरोजन अपने आसपास जो मॉइस्चर या एसिड या कोई भी दूसरी चीज हो सकती है, उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और अपने ही ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। उसी लेयर को हम कहते हैं जंग लगना, या वो जो होता है मेटल वो कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसी को कहते हैं हम कोरोजन। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। समझ में आया सबको? और रेंसिडिटी क्या है कि हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स जब हम लंबे समय के लिए रखते हैं कहीं पर भी, तो ऑक्सीजन तो हमारे आसपास वातावरण में प्रेजेंट है ही, तो वो फूड आइटम के साथ ऑक्सीजन क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। यानी ऐसे फूड आइटम जिसमें फैट और ऑयल क्या हो, प्रेजेंट हो, तो फैट और ऑयल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहां पर। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद उस फूड आइटम का स्वाद, टेस्ट और स्मेल, गंध दोनों बदल जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि रात का खाना जब हम रखते हैं कहीं खुले स्थान पर,
तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और सुबह में उसका टेस्ट बदल जाता है जैसे रात में था। यानी कि वहां पर हुआ है रेंसिडिटी प्रोसेस हुई है, यानी वो फूड क्या हो गया, रेंसाइड हो गया। रेंसाइड का मतलब है कि वहां खराब हो चुका है वो फूड। समझ में आ रहा है? यानी ऐसे फूड आइटम्स जिसमें ऑयल, तेल जो होता है हमारा, या फैट, कुछ भी ऐसी चीज प्रेजेंट हो, घी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी उसमें यदि प्रेजेंट है तो वो ऑयल्स क्या होते हैं, ये अनस्टेबल अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये अनसेचुरेटेड यानी ये स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी वहां पर होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के कारण उनका स्वाद, उनका टेस्ट, स्मेल, गंध दोनों क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। व्हेन ऑयल एंड फैट ऑफ फूड आइटम react with oxygen and change its smell and taste, this process is known as rancidity। यहां पर ये पूरा चैप्टर हमारा लगभग खत्म होता है और पूरा के पूरा हमने डिटेल में बहुत ही बेसिक तरीके से हिंदी भाषा में समझा है। यदि आपको कोई भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि इस चीज में सर ये क्या होता है, या किसी भी चीज को, तो मैं आपको उसके बारे में भी यदि वीडियो बना सकूं तो वीडियो के द्वारा समझा दूं, या फिर कमेंट में ही आपका प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूं। ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बना के रखिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक करिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो, बेल का आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम नए नए वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस और 10th क्लास के साइंस और मैथ्स के सभी चैप्टर का हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और हमारा कोचिंग सेंटर ऑफलाइन भी चलता है बड़वानी शहर के नवलपुरा कॉलोनी में। यदि आपको हमें ऑफलाइन भी जुड़ना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या नीचे कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे से सपोर्ट बना के रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।